चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कासगंज के सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र के नरपट गांव में पशु को लेकर हुए दो पक्षों में विवाद में एक एसएचओ हरिभान सिंह को गोली लगने का मामला सामने आया। घटना के बाद सिकंदरपुर वैश्य के एसएचओ हरिभान सिंह को अलीगढ़ वरुण ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बता दें कि गोली गर्दन के पास लगी हुई है, जो शरीर में फंसी हुई है। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही डीआईजी, एसएसपी कालानिधि नैथानी और तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और एसएचओ का हालचाल जाना। सीएमओ अलीगढ़ नीरज त्यागी ने भी घायल एसएचओ को देखा। बता दें कि हरिभान सिंह अभी बातचीत कर रहे हैं और उनका ऑपरेशन करके गोली निकाली जाएगी। जांच की गई है तो गोली की जो पोजीशन है वो इस तरह की है कि सभी जितने भी वाइटल ऑर्गन हैं वो सब सुरक्षित हैं और वो पूरी तरह से बात सब कर रहे हैं, होश में हैं, सभी वाइटल्स नॉर्मल हैं। गर्दन की हड्डी होती है, उसके पास में उसकी लोकेशन मिली है, जो उसकी सीटी स्कैन किया गया है। तो सिकंदरपुर वैश्य थाने में एसएचओ को गोली लगी है, ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल वो बातचीत करे, लेकिन कुछ ही देर में उनका ऑपरेशन होगा, गर्दन में फंसी हुई गोली निकाली जाएगी। कासगंज का ये मामला निकल के सामने आया है। बता दें कि मुठभेड़ के दौरान उनको गोली लग गई और ऐसे उनके गले में गोली फंसी हुई है, अस्पताल में भर्ती है और कुछ ही देर में ऑपरेशन होगा, जिसके बाद से उनके गले से गोली निकाली जाएगी। सिकंदरपुर वैश्य थाने के एसएचओ है, जिनकी गर्दन में गोली लगी है और अभी अस्पताल में भर्ती है। साइन करनी होगी तो साइन कर देंगे। चलिए ओके उन्हें डॉक्टर क्या कहते हैं, जो मेन आदमी है जिनको घटना साइन करनी होगी तो साइन कर देंगे। चलिए ओके उन्हें डॉक्टर क्या कहते हैं, जो मेन आदमी है जिनको घटना तो एसएचओ की गर्दन में फंसी गोली निकाली जाएगी ऑपरेशन करके। ऐसे में आपको बता दें, मुठभेड़ के दौरान उनको गोली लग गई थी, जो कि उनकी गर्दन में जाके फंस गई है। ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती है। बातचीत हालांकि वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर में उनका ऑपरेशन होगा और गर्दन से वो गोली निकाली जाएगी। साइन करनी होगी तो साइन कर देंगे। चलिए ओके उन्हें डॉक्टर क्या कहते हैं, जो मेन आदमी है जिनको घटना साइन करनी होगी तो साइन कर देंगे। चलिए ओके उन्हें डॉक्टर क्या कहते हैं, जो मेन आदमी है जिनको घटना साइन करनी होगी तो साइन कर देंगे। चलिए ओके उन्हें डॉक्टर क्या कहते हैं, जो मेन आदमी है जिनको घटना और इस बीच अहम जानकारी, एम्स के दूसरी मंजिल पर आग लगी है। निदेशक कार्यालय में लगी है भीषण आग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। आग से कई जरूरी फाइलें जलकर खाक हो चुकी है। तो निदेशक कार्यालय में ये आग लगी है, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आग के बाद की तस्वीरें बुझा ली गई है। आनन फानन में यहाँ पे बता दें कि फायर ब्रिगेड को बुलाया गया था, जिसके बाद से आग पर काबू पा लिया गया है। अभी ताज़ा अपडेट यही है कि आग बुझ चुकी है और कई ऐसी फाइलें हैं जो कि जलकर खाक हो चुकी है। तो एम्स की दूसरी मंजिल पर आग लगी है, निदेशक कार्यालय में ये आग लगी है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। गनीमत रही कि किसी के हताहत होने की कोई खबर निकल के सामने नहीं आई है, लेकिन फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें आग बुझाने के बाद की है, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। अजीत कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या आग लगने के कारणों का पता चल पाया है?
देखिए छोटे, बिल्कुल अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये जो घटना है सुबह करीबन 5:58 का समय था, जब दमकल विभाग को दिल्ली के जो एम्स अस्पताल है, जो दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, उसके दूसरे मंजिल में आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद आनन फानन में दमकल की लगभग 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि जो अंदाजा जताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी, लेकिन अभी तक जो स्पष्ट कारण है कि आग किन कारणों से लगी, अभी तक इसका जो अंदाजा है स्पष्ट तौर पर नहीं लग पाया है। किसी के हताहत होने की कोई जानकारी? बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से जिस दूसरी मंजिल पर आग लगी थी वो टीचिंग ब्लॉक माना जाता है, डायरेक्टर ऑफिस है, और वहां पर काफी जो बड़ी संख्या में कागज वगैरह भी रखे होते हैं। तो जो जरूरी दस्तावेज हैं वो जरूर जलकर राख हो गए हैं, लेकिन गनीमत की बात ये रही कि किसी भी तरह के जो, चाहे वो मरीज हो या उनके तीमारदार हो या फिर वहां पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मी हो, किसी भी तरह के कोई हताहत होने की खबर फिलहाल अभी सामने नहीं आई है। फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ियां मौके पर पहुंची थी? कितना वक्त लगा आपको बुझाने में? आग को बुझाने में लगभग हालांकि कुछ घंटे का समय जरूर लगा, लेकिन मौके पर आग की तकरीबन 7 गाड़ियां पहुंची थी। और ये कहा जा सकता है कि गनीमत की बात है कि समय रहते जो दमकल की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची और तुरंत ये रहा कि आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल कूलिंग का काम अभी भी लगातार जारी है और लगातार जो जांच एजेंसी है वो जांच में जुट गई है कि आग आखिरकार किन कारणों से लगी है, क्योंकि काफी जो जरूरी दस्तावेज है वो भी जल करके जरूर राख हो चुके हैं। ठीक है जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और मथुरा में कड़ाके की ठंड से कक्षा 8वीं तक के स्कूल की छुट्टी करने के आदेश जारी किए गए हैं। डीएम के आदेशानुसार 4 से 5 जनवरी तक सभी स्कूलों की छुट्टियां रहेंगी। वहीं इसको लेकर बीएसए सुनील दत्त ने कहा है कि जो भी स्कूल संचालक आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं मथुरा में स्कूल की 2 दिन की छुट्टियां जो है वो अभिभावकों ने नाकाफी बताते हुए डीएम से 15 जनवरी तक छुट्टियां घोषित करने की मांग की है। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तीसरी बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए, जिसके बाद भाजपा ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा है कि पहली बार जब अरविंद केजरीवाल घबराए तो उन्होंने चुनाव का बहाना दिया। दूसरी बार अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं विपश्यन योग में जा रहा हूं और आज ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल के अंदर अगर थोड़ी भी शर्म बची हो तो वो ईडी के सामने जाएंगे और सवालों के जवाब देंगे, फिर दूध का दूध शराब का शराब हो जाएगा। झारखंड के रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सत्तारूढ़ दलों के विधायकों के साथ बैठक खत्म हो गई है। सीएम सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा नहीं देने का फैसला लिया है। बुधवार को विधायकों के साथ बैठक में सोरेन ने ये निर्णय लिया है। वहीं बैठक के बाद कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा है कि मीटिंग में 43 विधायक थे। जो बात सामने आई है वो ये है कि आज भी हेमंत सोरेन सीएम है और आने वाले दिनों में भी वो सीएम बने रहेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था कि ऐसी कोई बात अभी फिलहाल नहीं है और उन्होंने कहा कि किसी को डरने की बात नहीं है। ईडी ने जो समन उन्हें किया था, 7वां समन था, इस पर जवाब उन्होंने दे दिया है और ऐसे जवाब दिया है कि उस पर ईडी दोबारा पूछताछ कर ही नहीं सकती है। इसलिए ईडी का कोई डर है नहीं उनको। ये बात और है कि दूसरे किसी रास्ते से कोशिश कर रही है बहुत ज्यादा, शुरुआती दिनों से ही, जब से सरकार बनी है, कि कैसे भी करके सरकार गिराया जाए। ये तो प्रयास उनका शुरू से ही चल रहा है, तो उससे लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि गुरुजी का खून है उनमें, वो डरते नहीं है, इसी तरह से लड़के ही वो आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने कहा कि 1 साल जैसे उन्होंने बाकी है ना, उसको इसी तरह से कार्यकाल पूरा करेंगे। और सभी विधायकों ने, मंत्रियों ने एक स्वर में कहा कि आप हमारे नेता थे, हैं और आगे भी रहेंगे और 2024 में भी हम लोग मिलकर सरकार इसी तरह से चलाएंगे। बैठक में 43 विधायक थे। 43 विधायकों में बातें यही आई कि हेमंत जी आज भी मुख्यमंत्री हैं, आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या गिरफ्तारी को लेकर कोई शंका? बस हमने आपको एक पंक्ति में कहा कि हेमंत जी आज भी मुख्यमंत्री, आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। नहीं, हाथ उठाया गया, बस हाथ छाप जिंदाबाद। क्या हाथ उठा के क्या वादा? हाथ, सबका हाथ जीवन में साथ। अरे अभी मौजूदा स्थिति में क्या वादा लिया गया? कुछ नहीं वादा, क्या हम लोग कोनो कमजोर है जो वादा देंगे? चलिए
हम लोग हेमंत जी के साथ है। चलिए, धन्यवाद। तो हेमंत को कितने समन भेजे गए हैं ये आपको बता देते हैं। पहला समन 8 अगस्त को भेजा गया था। पेश होने के लिए उन्हें 14 अगस्त की तारीख दी गई थी, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। बता दें दूसरा समन 19 अगस्त को भेजा गया था और पेशी के लिए 24 अगस्त की तारीख तय की गई थी। तीसरे समन की बात की जाए तो ये तारीख जो है वो 2 सितंबर को निकल के सामने आई है और 2 सितंबर को तीसरा समन उनको भेजा गया है। 9 सितंबर को उनको पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। बात अगर चौथे समन की जाए तो 18 सितंबर 2023 को पेशी के लिए उनको 23 सितंबर की तारीख तय की गई थी। 18 सितंबर को समन भेजा गया था और पेश उनको 23 सितंबर को होना था, लेकिन इस बार भी वो पेश नहीं हुए। 5वें समन पे आ जाते हैं। बता दें कि 1 अक्टूबर को उनको समन भेजा गया था और 4 अक्टूबर को उनको पेश होना था, जो कि वो नहीं हुए। छठे समन की बात करते हैं। 11 दिसंबर 2023 को उनका छठा समन जो है उनको भेजा गया था और 12 दिसंबर की तारीख तय की गई थी। उस समय भी वो पेश नहीं हुए। आखिरी में 29 दिसंबर को उनका समन भेजा गया था और पेशी की तारीख 3 जनवरी तय की गई थी, लेकिन हेमंत सोरेन 7वीं बार भी पेश नहीं हुए। और खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तीसरी बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए, जिसके बाद भाजपा ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा है कि पहली बार जब अरविंद केजरीवाल घबराए तो उन्होंने चुनाव का बहाना दिया। दूसरी बार अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं विपश्यना योग के लिए जा रहा हूं और आज ये उम्मीद की जा रही थी कि यदि अरविंद केजरीवाल में थोड़ी भी मर्यादा बची है तो वो ईडी के सामने जाएंगे और सवालों का जवाब देंगे। दूध का दूध, शराब का शराब हो जाएगा। खबर दिल्ली से है, जहां आबकारी नीति मामले को लेकर बुधवार को आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चरम पर पहुंच चुका है। बता दें कि आबकारी नीति के मामले में बुधवार को दिल्ली के सीएम को तीसरी बार भी ईडी के सामने पेश होना था, जो कि वो नहीं हुए। ऐसे में मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि ईडी की कार्रवाई सीएम अरविंद केजरीवाल को लोकसभा से चुनाव से पहले गिरफ्तार करने की साजिश बीजेपी की है। आतिशी ने आगे कहा है कि केंद्र सरकार की ईडी ने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार एक गैर कानूनी समन भेजा है, तो वहीं 2 बार समन आया तो दिल्ली के सीएम ने प्रवर्तन निदेशालय से कई सवाल पूछते हुए चिट्ठी लिखी थी कि उन्होंने किस आधार पर, किस स्टेटस के लिहाज से उन्हें पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया है। ईडी के नाम से जानते हैं। उसने अरविंद केजरीवाल जी को, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बार एक गैर कानूनी समन भेजा है और गैर कानूनी समन में उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के सामने पेश होने को कहा है। जब 2 बार समन आया तो अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट तौर पर कई सवाल पूछते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को चिट्ठी लिखी। उन्होंने पूछा कि मुझे किस आधार पे, किस बिना में, किस कैपेसिटी में बुलाया जा रहा है। क्या मुझे एक विटनेस के तौर पे बुलाया जा रहा है? क्या मुझे एक अक्यूज्ड के तौर पे बुलाया जा रहा है? क्या मुझे दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते बुलाया जा रहा है? क्या मुझे आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वीनर होने के नाते बुलाया जा रहा है? लेकिन तीनों बार चिट्ठी भेजने के बावजूद ईडी ने आज तक अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब नहीं दिया। ईडी के अफसरों को भी पता है कि ये समन इल्लीगल है, गैर कानूनी है। अगर इसका कानून में आधार होता तो ईडी अरविंद केजरीवाल जी की चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं देती? वो स्पष्ट तौर से समन में लिखती क्यों नहीं कि क्यों बुलाया जा रहा है? लेकिन ईडी के अफसरों को भी पता है कि समन गैर कानूनी है और इसमें तो हमारी थोड़ी सिंपैथी ईडी के अफसरों के साथ भी है कि अगर वो बेचारे जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का तो क्या जवाब देंगे? अगर वो सच जवाब दें तो उनको ये कहना पड़ेगा कि हमने तो ये समन इसलिए भेजा है क्योंकि हमें बीजेपी के हेडक्वार्टर से आदेश आया था।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केरल के त्रिशूर में महिलाओं को संबोधित किया। स्त्री शक्ति कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा, जहां पीएम मोदी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन को सिर्फ एक ही काम आता है, यह गठबंधन हमारी आस्था पर चोट पहुंचाता रहता है। इन्होंने मंदिर को हमारे त्योहारों को भी लूट का माध्यम बना दिया है। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लिए 4 जातियां सर्वोपरि है। जब देश के गरीब, देश के युवा, देश के किसान और देश की महिलाओं का विकास होगा, तभी देश का विकास होगा। इसलिए बीजेपी सरकार की योजनाओं का बड़ा लाभ इन 4 जातियों को सबसे ज्यादा मिला है। लेफ्ट कांग्रेस के लंबे शासनकाल में नारी शक्ति अनेक बेसिक सुविधाओं से वंचित थी। मोदी ने बहनों की समस्याओं को दूर करने की गारंटी दी थी और आपके आशीर्वाद से उन्हें पूरा भी किया। बीते 10 वर्षों में हमने महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हमने 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए। ये सफलता कैसे मिली? मोदी युडे गारंटी। हमने 11 करोड़ परिवार की बहनों को पाइप से पानी दिया। ये क्यों हुआ? मोदी युडे गारंटी। हमने 12 करोड़ परिवार की बहनों के लिए टॉयलेट बनवाया। ये कैसे बने? मोदी युडे गारंटी। हमने 1 रुपए में सुविधा सैनिटरी पैड्स की योजना शुरू की। ये किसे संभव बनाया? मोदी युडे गारंटी। हमने केरला की 60 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट खोले। ये सफलता कैसे मिली? मोदी युडे गारंटी। हमने 30 करोड़ से अधिक मुद्रा लोन महिला लाभार्थियों को दिए। ये कैसे संभव हुआ? मोदी युडे गारंटी। हमने प्रेगनेंसी लीव को बढ़ाकर 26 हफ्ते किया। इसे किसे संभव बना दिया? मोदी युडे गारंटी। हमने सैनिक स्कूलों में बेटियों के एडमिशन का रास्ता खोला। ये कैसे संभव हुआ? मोदी युडे गारंटी। मोदी युडे गारंटी। हमने लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया। ये वायदा कैसे पूरा हुआ? मोदी युडे गारंटी। मेरे परिवारजनों, आज जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो उसमें नारी शक्ति को हम एक सशक्त फोर्स बनाना चाहते हैं। इसलिए आने वाले समय में हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के लिए अवसर ही अवसर आने वाले हैं। अब 15,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन मिलेंगे, क्योंकि आपके पास है मोदी युडे गारंटी। अब देश में 2 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनाई जाएगी। ये कैसे होगा? मोदी युडे गारंटी। पीएम विश्वकर्मा योजना से महिलाओं को पैसे और ट्रेनिंग मिलेगी, क्योंकि आपके पास है मोदी युडे गारंटी। पीएम स्वनिधि योजना से रेहड़ी फुटपाथ पर दुकान लगाने वाली महिलाओं को मदद मिलेगी, क्योंकि आपके पास है मोदी युडे गारंटी। बेटियों को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपके पास है मोदी युडे गारंटी। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया वॉइस।